हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9th और चैप्टर 5th। ठीक है, ये आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है, इसलिए आपका चैप्टर 5th है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में भी यही चैप्टर है, बट ये 4th चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी में। संस्थाओं का कामकाज, चैप्टर का नाम क्या है? संस्थाओं का कामकाज, मतलब वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो हम इसमें देखेंगे प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, संसद के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक कार्यपालिका पढ़ेंगे और न्यायपालिका के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं? तो एक सरकारी आदेश के द्वारा कुछ निर्णय करने वाले होते हैं। राजनीतिक संस्थाओं की इसमें आवश्यकता होती है। संसद की आवश्यकता क्यों होती है, हम ये पढ़ेंगे। अब संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे। राजनीतिक कार्यपालिका में देखेंगे राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद क्या होती है, प्रधानमंत्री के अधिकार कौन कौन से होते हैं, हम ये सब इस चैप्टर में देखने वाले हैं। एनसीईआरटी के चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चैप्टर कम से कम बुक से 2 या 3 बार तो रीडिंग करनी है इसकी। फिर आपको नोट्स देख के वीडियो बनानी है एंड अच्छी तरह से ये आपको लर्न करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं सरकार। सरकार क्या है? संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो सरकार हम कुल मिला के कह सकते हैं कि सरकार क्या है? किसी भी देश के लोगों या संसाधनों को नियंत्रित, उनको कंट्रोल करना, उन पर निगरानी रखना। ठीक है, सरकार वाला वैसे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं संस्था की। जैसे कहा गया है संस्थाओं का ऐसा समूह है सरकार, तो संस्था कौन सी होती है? उसमें आ जाती है आपकी विधायिका, मतलब लेजिस्लेटिव, इंग्लिश में जानना जरूरी है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका मतलब जुडिशरी। तो ये हमारी संस्थाएं है। विधायिका किसे कहते हैं? लेजिस्लेटिव। तो जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि का मतलब क्या है? जन मतलब लोग, प्रतिनिधि जो उनके द्वारा चुन के आते हैं। जनता के द्वारा चुने हुए जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको कहते हैं जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है, मतलब कुल मिला के विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। ठीक है, उसको कहते हैं विधायिका। इसका और भी काम होता है कि कर को बढ़ाना, बजट बनाने, वित्त विधेयक, वित्त मतलब धन, धन से संबंधित कोई कानून पास करना, इन सब का अधिकार है किसका? विधायिका का। कुल मिला के कानून बनाना। अब कानून बना तो दिया है, उसको लागू कौन करेगा? उसको लागू करवाने का काम होता है कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, अब जुडिशरी का काम क्या होता है? जैसे नाम से पता चल रहा है, न्यायपालिका। एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने, कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। अब निर्णय करने वाले जो ये विधायिका के कौन कौन से भाग हैं? ठीक है, जब हमने कहा कानून बनाते हैं, लेकिन कानून बनाने का अधिकार है किस किस के पास? तो राष्ट्रपति आ जाता है उसमें आ जाता है प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और संसद। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्र अध्यक्ष होता है। और औपचारिक, औपचारिक मतलब कानूनी रूप से, कानूनी रूप से हम देखें तो देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रमुख है और राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हम इनके बारे में अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करता है? मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिमंडल की बैठक में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। संसद की बात करें तो संसद में पता है आपको 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, और राष्ट्रपति होता है इसमें। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्य के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। ठीक है, ये हम आगे बात डिस्कस करेंगे कि क्या क्यों मेन है ये, कि लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन होना जरूरी है प्रधानमंत्री को, तभी वो नियुक्त होता है। पहले हम देख लेते हैं मंडल आयोग क्या है। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बीपी मंडल ने की थी। इसी कारण से मंडल आयोग कहते हैं। तो मंडल आयोग की स्थापना कब हुई? 1979 में। अध्यक्षता किसने की थी? बीपी मंडल ने की थी। भारत में सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए, उनकी पिछड़े वर्गों की पिछड़ापन दूर करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए मंडल आयोग आया था। 1980 में सिफारिश दी गई। फिर इसकी सिफारिश किस चीज़ की गई? कि सरकारी नौकरियों में जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण देना होगा। कितना? 27%। तो इसलिए मंडल आयोग आया। और जो ये आरक्षण वाली बात जब कही गई थी तो इस मुकदमे को इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। अब आ जाता है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो नीतिगत फैसले लेने के लिए, फैसले का लागू करने के लिए, नागरिक और सरकार के बीच जो विवाद होती है, लड़ाई, उनको सुलझाने के लिए। अब बात करते हैं संसद पर। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि
इनकी सभा वो संसद कहलाती है। राज्य स्तर पर हम इसे क्या कहते हैं? विधानसभा। संसद की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार जो है किसके पास है? वो संसद को ही है। नए कानून ये बना सकती है, जो कोई कानून पहले से है उसमें संशोधन कर सकती है, और जो कानून पहले से अगर वो लगता है नहीं ये फायदे का नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, तो वो कानून को खत्म कर नए कानून भी बना सकती है। सरकार के हर पैसे पर संसद का कंट्रोल होता है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। सार्वजनिक मसलों या फिर देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद जो है एक सर्वोच्च संघ है। संसद के पूछ लिए जाते हैं इसकी आवश्यकता क्यों है या इसके कार्य क्या है। अब संसद है, संसद की बात कर रहे हैं तो उसके दो सदन है जिसको हम चैम्बर भी कहते हैं। संसद के क्योंकि जितने भी अधिकार उसको मिले हैं तो उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा में। इसमें राष्ट्रपति भी होता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है भारत का हमारा राष्ट्रपति है वो क्या है? संसद का हिस्सा होता है, एक अंग है राष्ट्रपति, ठीक है। संसद के फैसले जो है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। और राज्यसभा लोकसभा इसके दो हिस्से हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष का। न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, और लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम कम से कम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। तो आयु का फर्क भी है, कार्यकाल का भी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभा सदस्य करते हैं, 12 सदस्य जो इसमें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और लोकसभा के सदस्य का चुनाव क्या होता है? वो सीधे जनता द्वारा होता है। इसके 2 सदस्य राष्ट्रपति करते हैं मनोनीत। अब राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है ये पूछा जाता है, तो 250 होती है। और लोकसभा में 552 सदस्यों की संख्या होती है। राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर हाउस भी कहते हैं, और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। सदस्य की संख्या अधिक होने के कारण बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। सदस्यों की संख्या किस में ज़्यादा थी? राज्यसभा में थी या लोकसभा में थी? तो लोकसभा में थी, क्योंकि राज्यसभा में तो कितनी थी? 250, और लोकसभा में 552 थी। तो सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण जो बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है, ठीक है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाता है तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकता। जैसे हमने कहा है कि लोकसभा के विचार को प्राथमिकता दी जाती है, राज्यसभा उसे पारित करने में केवल कुछ 14 दिन की देरी कर सकती है। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। तो वही हमने जो पीछे पढ़ा था कि प्रधानमंत्री की एक शर्त यह है कि लोकसभा में जिस भी मतलब जिस भी लोकसभा में बहुमत ज़्यादा होगा वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। अब आ जाता है राजनीतिक कार्यपालिका। व्यक्तियों का एक ऐसा निकाय है ये जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने, लागू करने का अधिकार होता है। कार्यपालिका मैंने बताया था, कानून बनाएगी विधायिका, लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। अब कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका, एक गैर राजनीतिक कार्यपालिका। तो राजनीतिक कार्यपालिका क्या है? जनता द्वारा खास अवधि मतलब 5 वर्ष के लिए जो निर्वाचित होगा, ठीक है, जैसे नेता निर्वाचित होते हैं, उसको राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले लेते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं, 5 वर्ष के अवधि के लिए बनते हैं। लेकिन गैर राजनीतिक कार्यपालिका क्या है? जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस की, तो आप लंबे समय के लिए नियुक्त हो गए। ये नहीं कि आपका सिर्फ कार्यकाल 5 वर्ष के लिए है, आप लंबे समय के नियुक्त होते हो। उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक कार्यपालिका को गैर राजनीतिक कार्यपालिका से ज़्यादा अधिकार है, क्यों? जबकि ज़्यादा एजुकेटेड तो ये है, ठीक है। जो प्रशासनिक सेवक होते हैं वो अधिक शिक्षित होता है, उसे अपने विषय की जानकारी होती है। लेकिन जो राजनीतिक कार्यपालिका में जो 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त हुआ है, तो वो लोगों की इच्छा से नियुक्त हुआ है। लेकिन लोकतंत्र में हम कहें तो लोगों की इच्छा क्या होती है? सर्वोपरि होती है, सबसे ऊपर लोगों की इच्छा होती है, और लोगों द्वारा चुना जाता है नेता। तो मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है, वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसलिए क्योंकि जो राजनीतिक कार्यपालिका में जो चुन के आते हैं वो लोगों की इच्छा से आते हैं, लोग वोट देके उन्हें बनाते हैं। इसलिए राजनीतिक कार्यपालिका जो है वो गैर राजनीतिक कार्यपालिका से ज़्यादा अधिकार उसके पास होते हैं। अब आ जाता है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री क्या है। प्रधानमंत्री की बात करें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, याद रखना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा। और कैसे? राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जिस लोकसभा में सबसे ज़्यादा बहुमत वाली पार्टी जो बनेगी उसको ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, उसके नेता को। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है,
ठीक है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। मंत्रियों के स्तर कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री भी होता है, राज्य मंत्री भी होता है, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री में क्या आती है? सत्ताधारी पार्टी, गठबंधन पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, ठीक है। प्रमुख मंत्रालय के प्रभारी होता है ये, और मंत्रिपरिषद का शीर्ष होता है, सबसे ऊपर का स्तर कैबिनेट मंत्री, सबसे बड़ा स्तर होता है। इसमें लगभग 25 मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री की बात करें तो ये कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं, अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री से जुड़े होते हैं। और ये स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। कैबिनेट मंत्री की जब बैठक होती है तो उसमें अगर आवश्यकता पड़ने पर इनको आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है। तो ये होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार कौन से, कि कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है, विभिन्न विभाग के कार्य का समन्वय करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, मतलब बीच में विभागों की निगरानी रखता है। सारे मंत्री इसी के नेतृत्व में काम करते हैं। मंत्री को काम का वित्तन और पुनर्वितरण भी करता है। किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार भी प्रधानमंत्री के पास होता है। और जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। अब आ जाते हैं राष्ट्रपति पर। राष्ट्र अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। संसद सदस्य और राज्य के विधानसभा के सदस्य उसे चुनते हैं बाय वोटिंग। देश की राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी रखता है। सारे जो सरकारी गतिविधियां वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, तो दूसरे देश में अगर कोई राजदूत है उसको नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति का है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि और सारे समझौते राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर भी राष्ट्रपति होता है। कोई विधेयक, कोई कानून राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही वो कानून बनता है, वरना वो कानून नहीं, सिर्फ विधेयक होता है। राष्ट्रपति की एक विवेक शक्ति भी होती है। क्या होती है? कि कोई भी पार्टी या गठबंधन को जब लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होते, ठीक है, और जब बहुमत हासिल होते हैं तो प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन अगर बहुमत हासिल ही नहीं हुआ तो राष्ट्रपति क्या करता है? अपनी विवेक शक्ति का काम करता है। वो ऐसा नेता नियुक्त करता है जो लोकसभा में तय समय के भीतर, एक टाइम के अंदर ही बहुमत जुटा सकता है, उसको वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। राष्ट्रपति प्रणाली आती है कि दुनिया के अनेक देश में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और सरकार का मुखिया भी, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण दूं तो अमेरिका राष्ट्रपति इसका उदाहरण है, उसका चुनाव क्योंकि लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं। बट हमारे यहाँ क्या है? हमारे देश में संसदीय प्रणाली है। यहाँ सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं है। और ये जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अब आ जाता है लास्ट, न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, और राज्य में क्या होता है? हाई कोर्ट, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में ये व्यवस्था कैसी एकीकृत है, मतलब इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब देश की सभी अदालतों को इसका फैसला मानना होता है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है। विवाद की सुनवाई किसी भी नागरिक ये क्या करता है? विवादों की सुनवाई करता है। कौन कौन से विवाद की सुनवाई करता है? जैसे कि देश के नागरिकों के बीच कोई विवाद हो गया, नागरिक और सरकार के बीच कोई विवाद हो गया, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो गया, या केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद हो गया, तो उसकी सुनवाई करता है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दो सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास पारित करके ही हटाया जा सकता है, और इसे हटाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इससे हटाना उतना ही मुश्किल है जितना राष्ट्रपति को हटाना है। तो आपका चैप्टर हो जाता है ये कंप्लीट। आपको चैप्टर की कम से कम 3 बार तो रीडिंग करनी है। अब मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स बना लेने हैं। इस चैप्टर के नोट्स बनाने से पहले आपको मैं फिर से कह रही हूँ, चैप्टर को 3 बार तो पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक चीज़ है इसमें, कि जिसको नहीं पता है प्रधानमंत्री के कार्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं, संसद क्या होती है, कार्यपालिका, विधायिका, सरकार, तो इसमें सब कुछ है इस चैप्टर में। 3 बार चैप्टर को आपको रीड करने के बाद मेरी वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आपको चैप्टर में लगता है नहीं कुछ मिसिंग है मेरे नोट्स में, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। किताब में आपको लगता है रीडिंग करने के बाद कोई लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे लास्ट में दिया गया है जनहित याचिका के बारे में, ठीक है, PIL। मैंने PIL के बारे में लिखा नहीं है कि वो आगे हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको लगता है नहीं वो नोट्स में होना चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मेरी ही वीडियो देख के कॉपी पेस्ट करना है। आप अपनी भी मतलब बुक से पढ़कर कुछ या नेट वगैरह से देख के भी कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। अनुच्छेद वगैरह मैंने इसलिए ऐड नहीं किया इस चैप्टर में, जब आगे हम स्टैंडर्ड बुक में आएगी ना तो सारे अनुच्छेद वहीं पे हो जाएंगे, इस वजह से मैंने कुछ इसमें आर्टिकल्स ऐड नहीं किए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको लाइक करनी है, शेयर करना है और कमेंट्स करके मुझे बताना है। इस बुक का 9th क्लास की पॉलिटी का सिर्फ एक चैप्टर बचा है, वो मैं आपको कल करा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में वो नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा।